प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक पेश। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया पेश। बिल पेश होने के दौरान विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अखिलेश यादव का निशाना, कहा अपनी कमियों को छुपाने के लिए बीजेपी ऐसे विधेयक लेकर आती है। गुजरात पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 21 लोगों की मौत। पीएम मोदी और मोहन यादव ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आप विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किया प्रदर्शन। दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ जताया रोष। हरियाणा में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस का निशाना। सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा सैनी सरकार लोगों की जेब से पैसा लूटना चाहती है। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर लोकसभा में भारी हंगामे के बीच पेश किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बिल को पेश किया और कहा कि इसे लाना बहुत जरूरी था, लेकिन दिल्ली में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान और विपक्ष की आपत्ति के बावजूद भी आखिरकार वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर दिया गया है। आपका जो जब मैं ओपनिंग करूंगा उसका भी जवाब आएगा और बाकी अमेंडमेंट तो आखिरी में आता ही है। चलिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको बहुत डिटेल में जाने का भी आवश्यकता नहीं है। कमेटी के बारे में उसका जिक्र काफी हो चुके हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड्स ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब ने इस कमेटी के सामने में पेशकश किया है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं सर, आज जब मैं जो बात रखूंगा आपके सामने में, पिछली बार जब हमने ये प्रस्तुत किए थे बिल को इस सदन में, तब भी मैंने कई बातें बताई थी। आज मैं उसको नहीं दोहराते हुए कुछ बातें मैं जोड़ूंगा और मुझे अपना बात रखने के बाद सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे, वो हृदय में भी बदलाव होगा। पॉजिटिव सोच के साथ इस बिल में सब समर्थन करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ आगे अपना बात रखना चाहता हूं। क्योंकि मैं पॉजिटिव नोट से बात रखना चाहता हूं, तो इसलिए एक मेरे जो मन की बात है मैं
कहना चाहता हूं, तो इससे अच्छा संदेश जाए। किसी की बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। सर, कई लोगों ने अपने अपने तरीके से बातें रखी हैं। किसी ने कहा ये प्रावधान अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। किसी ने कहा ये इलीगल है, अनलॉफुल है। सर, ये बिल जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं कोई नया विषय नहीं है। आजादी से पहले ये बिल, जब पहली बार मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पास किया गया था 1913 में, तब से इसका इतिहास शुरू होता है। उससे पहले प्रिवी काउंसिल ने 1894 में इनवैलिडेट किया था वक्फ अल औलाद को। बाद में उसका प्रॉपर लीगल फॉर्म में 1913 के बाद फिर 1923 में द मुसलमान वक्फ एक्ट लाया गया था, जिसमें अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी के बारे में ये जोर उसको देते हुए ये एक्ट पास किया गया था। उसके बाद 1930 में द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट लाया गया है, जो रीइंफोर्स करता है लीगल वैलिडिटी ऑफ द फैमिली वक्फ। परिवार में जो वक्फ होता है उसको जोड़ देते हुए ये बिल लाया गया है। उसके बाद आजादी के बाद 1954 में 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार आजाद भारत का एक्ट बनी, और उस समय स्टेट वक्फ बोर्ड का भी प्रावधान उसी 1954 एक्ट में प्रावधान किया गया था। उस समय से लेकर के कई संशोधन के साथ में 1995 में व्यापक रूप से ये वक्फ एक्ट बनी है। तो उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी ने नहीं कहा उस समय ये अनलॉफुल है। आज जब हम उसी बिल को सुधार के ला रहे हैं, तब आपको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का आपको ये नौबत कैसे आया? ये सोच क्यों आया? अगर आप सच्चे दिल से सोचते और मन साफ होते तो आप तर्क पे जाते। इस संशोधन बिल में जो जो तर्क है आप उसमें बात कीजिए। आप उसको छोड़ के जो कोई लेना देना नहीं है बिल में, उसके बाद आप लेकर के लोगों को गुमराह करने का, बरगलाने का काम जो किया है, उसको मैं शुरू में साफ करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, 1995 में ट्राइब्यूनल का पहला व्यवस्था किया गया है, ताकि वक्फ बोर्ड का कोई भी निर्णय किसी को अगर पसंद नहीं है या उसको चैलेंज करना चाहता है, तो वक्फ ट्राइब्यूनल वहां आप जा सकते हैं। उसका प्रावधान पहली बार हुए हैं, और उस समय यह भी फैसला हुआ कि 5 लाख से ज्यादा आमदनी किसी वक्फ प्रॉपर्टी में है, उसके लिए सरकार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अपॉइंट किया जाएगा। ये भी 1995 में शुरुआत की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये आज एक ट्रिगर पॉइंट क्यों हुआ है? ये अमेंडमेंट बिल लाने का आवश्यकता सबसे ज्यादा शुरुआत कहां से हुई? मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। 2013 में, 2014 में हम सब चुनाव में गए, और चुनाव में जाने से पहले 2013 में कुछ कदम ऐसे उठाए गए हैं जो आप सुन करके, आप सदस्य के रूप में भी और इस देश का नागरिक होने के कारण आपके दिमाग में यह बात जरूर सवाल उठेगा कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया है। सर, 2013 में पहला यह बदलाव हुआ कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वक्फ क्रिएट कर सकता है। सबको मालूम है वक्फ एक मुसलमान का अल्लाह के प्रति अपना एक उसका एक पायस, चैरिटेबल, रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है, लेकिन उसमें डाइल्यूशन करके 2013 में कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है। यह प्रावधान सबसे पहले उस समय की यूपीए सरकार ने किया है। दूसरा, आपने सारा वक्फ को स्पेसिफिक कर दिया कि शिया बोर्ड में शिया ही रहेंगे, सुन्नी बोर्ड में सिर्फ सुन्नी ही रहेंगे,
और कोई भी बोर्ड हो सिर्फ उनके लोग ही रहेंगे, बाकी कोई उसमें आ नहीं सकता है। ऐसा आपने प्रावधान किया। तीसरा, 2008 सर, आप शांति से सुनने के बाद आप जो भी पूछेंगे हमारा रिप्लाई तो आएंगे ही सर। डिबेट का आखिरी में है, मेरा फिर से रिप्लाई होगा। तो अभी मैं जब शुरुआत में कुछ दृष्टिकोण रख रहा हूं, इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, ध्यान से सुनिए ताकि हमारा डिबेट का स्तर भी ऊंचा रहे और तर्क भी सामने में आ जाए। सर, एक प्रावधान आया सेक्शन 108। उस सेक्शन 108 में ये लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा। ऐसा आपने कानून बनाया है। इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी? हर कानून अपना अपना हिसाब से चलता है, लेकिन एक कानून दूसरे कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये कोई भी मान्यता नहीं दे सकता है। उसके बाद सर, मैं कुछ प्रोपोगेंडा साथ में जुड़े हुए हैं। उससे पहले जो 2013 में मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि ये पास कैसे जबरदस्ती करवाया है। 2013 में वक्त पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप काहे को उछल रहे हो? मैं अपने से थोड़ी बोल रहा हूं, जो हकीकत बात को बता रहा हूं। दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक फ्लैट में महिला का शव मिलने से मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए हत्या आरोपी पति को बिहार से गिरफ्तार किया है। डीसीपी शाहदरा प्रशांत गौतम ने कहा कि इस मामले में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 को दिल्ली और 2 को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पकड़ा है, क्या है पूरी कहानी सर इसमें? 28 मार्च को हमको एक कॉल रिसीव हुई थी विवेक विहार पुलिस स्टेशन के अंदर कि सत्यम एनक्लेव के अंदर बहुत ही स्ट्रांग और फाउल स्मेल आ रही है। तो जब वहाँ गए, उसको हम लोगों ने चेक किया हमारी टीम ने, तो वहाँ पर हम लोगों को एक महिला की बॉडी करीबन उम्र करीब 35 वर्ष के आसपास, वो एक जो सूटकेस होता है उसके अंदर डाल के कंबल में लपेट के उस सूटकेस को, जो आपका बेड होता है सोने वाला, उसकी जो बेड की स्टोरेज होती है उसके अंदर डाल रखा था। तो जब इसको फिर आगे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि इसका हस्बैंड, उस लेडी की पहचान पहले हुई, उस लेडी का नाम अंजू इलियास अंजलि है और उसके हस्बैंड आशीष कुमार है। तो जब आगे जांच करी हम लोगों ने तो हमने पाया कि ये 3 व्यक्ति और ये लेडी और उसका एक छोटा बच्चा 2.5 वर्ष की उम्र का, ये तीनों इस सत्यम एनक्लेव के फ्लैट में आए थे 22 तारीख को। और 22 तारीख के बाद इनका झगड़ा हुआ और झगड़े में इस लेडी का मर्डर कर दिया गया और उसके बाद ये जो 3 व्यक्ति यहाँ पर थे, ये लोग यहाँ से भाग गए। सर 3 व्यक्ति आए थे, तीनों के साथ झगड़ा हुआ है, क्या इनका क्या है आपस में संबंध, क्या है सर? इसमें ये सब एक दूसरे के जानकार हैं। जैसे आशीष कुमार, इसमें जो 3 व्यक्ति हैं, आशीष कुमार इसका हस्बैंड है जो डिजीज्ड अंजू है, अभय कुमार झा इसका मौसेरा भाई है आशीष का, और विवेकानंद मिश्रा इन्हीं के ही गांव का है, इनका जानकार है।
उसकी उम्र 65 साल है। वो मकान जो है सत्यम एन्क्लेव में, वो विवेकानंद मिश्रा का मकान है। तो इन लोगों का झगड़ा इस तरीके से हुआ कि आशीष कुमार और अभय कुमार मौसेरे भाई हैं, इनकी अच्छी दोस्ती है और इस दोस्ती से इसकी जो वाइफ थी अंजू, उसको ऐतराज़ था और अक्सर इनका इसी बात को लेके काफ़ी झगड़ा होता था। उस रात भी इन लोग ने शराब पी और शराब पीने के बाद इनका इसी बात को लेके झगड़ा हुआ और उस झगड़े के दौरान इन लोगों ने मिलकर इस लेडी की हत्या कर दी। सर, हत्या के बाद ये 3 आरोपी बता रहे हैं। सर, 3 ही आरोपी हैं टोटल इसमें या और भी आरोपी हैं? ये 3 आरोपी हैं, इनको हमने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया। इसके अलावा इनका जानकार आशीष का अभय कुमार इलियास सोनू का, उसका एक मामा है अशोक, तो वो भी इन लोगों की हेल्प कर रहा था भागने में, छुपने में और पैसे से भी, तो उसको भी हम लोगों ने पकड़ लिया है। तो ये मारने के बाद ये लोग बॉडी को यहीं पर ही छोड़कर ये लोग पहले यहाँ से राजस्थान जयपुर चले गए। अभय कुमार झा का एक कज़न है उसके पास, और फिर वहाँ से ये उसी रात निकल गए बिहार की ट्रेन पकड़कर और विवेकानंद मिश्रा यहाँ दिल्ली वापस आ गया। तो इनको आपने दिल्ली से पकड़ा, सभी को वही आरोपी से? नहीं, इसमें हमने विवेकानंद मिश्रा को दिल्ली से पकड़ा है, हमने सोनू को दिल्ली से पकड़ा है और आशीष कुमार और अशोक को हमने बिहार से पकड़ा है। ठीक है सर, थैंक यू। संभल पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर शारिक साठा गिरोह के फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया बदमाश बीते 32 सालों से नाम बदलकर अलग अलग राज्यों में वारदातों को अंजाम दे रहा था। फिलहाल अब पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। इस मामले को लेकर एसपी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना असमोली को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने 25,000 रुपए के इनामिया व्यक्ति जिसका नाम दिलीप उर्फ दिनेश उर्फ हरीश सन ऑफ रामस्वरूप उर्फ राम सिंह, जो व्यक्ति बार बार अपना नाम बदलकर, अपने पिता का नाम बदलकर कई राज्यों में अपराध करता रहा है। यह व्यक्ति पिछले 30 साल से 1993 से जराइम की दुनिया में गाड़ी चोरी करने का प्रोफेशनल ऑटो लिफ्टर है और ये 2020 तक शारिक साठा की गैंग के साथ में भी काम करता था। ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से 4 पहिया गाड़ियां चोरी कर नागालैंड और पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में ले जाकर बेचने का अपराध है, ये कारित करता आ रहा है। यह व्यक्ति जनपद संभल का 25,000 रुपए का इनामिया है और पिछले 4 साल से जनपद संभल से फरार चल रहा था। इस व्यक्ति को आज थाना असमोली द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसने सर्वप्रथम 1993 में मुरादाबाद से गाड़ी चोरी करने का पहला अपराध कारित किया था और इसके खिलाफ विभिन्न राज्यों में 40 से अधिक अभियोग है वो गाड़ी चोरी के दर्ज हैं और इस व्यक्ति के खिलाफ इसको आज जेल भेजा जा रहा है और इसकी गैंग के अन्य सदस्यों की भी तलाश की जा रही है और संगठित अपराध के खिलाफ संभल पुलिस का ये इस तरह का अभियान है वो जारी रहेगा। संभल में यातायात पुलिस का चेकिंग अभियान जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन रायसती बस स्टैंड के सामने चेकिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें, पुलिस चेकिंग से बचने के लिए भाग रहे 2 बाइक सवार आपस में टकरा गए, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। भिड़ंत हुई है, क्या कारण रहा है? चेकिंग के दौरान बताओ, थोड़ी भीड़ भाड़ की वजह से इधर खड़े थे। नहीं तो ये अभी 2 बाइकें हैं आपस में भिड़ी हैं, क्या कारण रहा है उनका? धोखा लग गया, यहाँ कोई चेकिंग नहीं। ये किसके आदेश पर चेकिंग किया जा रहा है? कप्तान के आदेश पे चेकिंग है। कितने लोग हैं यहाँ चेकिंग में सर? 3 लोग। खबर पश्चिम बंगाल के हुगली से है, जहां चुचुड़ा विधायक असीत मजूमदार ने बताया कि आगामी 6 तारीख को रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
ये शोभा यात्रा किसी हथियारों के प्रदर्शन के बजाय सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से होगी। हुगली जिले में हर साल रामनवमी की शोभा यात्रा आयोजित होती है, जिसमें किसी भी राजनीतिक दल का झंडा नहीं रहता। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखो, आगामी 6 एप्रिल रामनवमी পুজো, রামনবমী উৎসব। এই রামনবমীকে উপলক্ষ করে আমরা হুগলি চুঁচুড়া পৌরসভার 3 নম্বর ওয়ার্ড থেকে হরির মোড় চুঁচুড়ার কেন্দ্রবিন্দু আমরা পদযাত্রা করব সুসজ্জিত রাম সীতার ছবি নিয়ে। জয় সিয়া রাম, সিয়া রাম, সীতা এবং রামের জয়, এটাই ভারতের ইতিহাস। এই ইতিহাসকে যারা বিকৃত করেছে, এই ইতিহাসকে বিকৃত করে যারা অন্য স্লোগান দিয়েছে, যারা অস্ত্রের ঝঞ্ঝানি করছে, অস্ত্র নিয়ে সমাজকে বিষাক্ত করছে, আমরা সেই রামনবমী চাই না। আমরা চাই রাম সীতার সত্যিকারের পুজো, আশীর্বাদ চাই তাদের। এবং তাই আমরা রাম সীতার ট্যাবলো নিয়ে আমাদের কীর্তন হরে কৃষ্ণ হরে রাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, এই যে প্রাচীনতম সঙ্গীত, এই সঙ্গীতকে পাথেয় করে আমরা এই বিস্তীর্ণ রাস্তা, বিরাট রাস্তা পদযাত্রা করব, প্রায় 100 মতো ট্যাবলো নিয়ে রাম সীতা। এবং আমরা চাই বাংলার যে সংস্কৃতি, বাংলার যে কৃষ্টি, বাংলার যে ঐতিহ্য, সেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে। অস্ত্রের ঝঞ্ঝানি নয়, সুন্দর সামাজিক রীতিনীতি মেনে ধর্মীয় অনুষ্ঠান। नमस्कार। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम विहार जायसवाल का बयान सामने आया है। श्याम विहार जायसवाल ने भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। पावर का दुरुपयोग करना ऐसे काम करेगा तो कार्रवाई सुनिश्चित है। विपक्ष तो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है, और आज देश का जो हाल है, 2014 से पहले जिस प्रकार से देश किस दिशा में जा रहा था, ये किसी से छुपा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश चाहे विदेश नीति में हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा मामले में हो, चाहे अर्थव्यवस्था में हो, चाहे किसी भी समसामयिक दृष्टि में हो, निरंतर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि मुस्लिम भी हमारे देश के नागरिक हैं, और उनके लिए भी बराबर का अधिकार देना माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। और आपने देखा होगा कि विपक्ष बहुत विरोध की ट्रिपल तलाक का, लेकिन हमारे मुस्लिम बहनों को एक बराबर का अधिकार ट्रिपल तलाक खत्म होने से मिला। एक कानून बना, कानून के दायरे में रहकर सभी के लिए एक बराबर कानून बनाया गया। जो बहुपत्नी का नियम था उसको समाप्त किया गया। तो इस प्रकार से इसका भी विरोध किया गया था। और चूंकि अब वक्फ बोर्ड बहुत पुराना नियम बना हुआ था, और वर्तमान परिवेश में नए नियम की आवश्यकता थी, जिसमें हमारी महिलाओं को भी, जो बहनें हैं, उनको भी उसमें रखने की बात कही गई है, ताकि महिलाओं से संबंधित उनके भी डेवलपमेंट, विकास के लिए बात हो सके। जो 2 गैर मुस्लिम हैं उनको भी रखने की उसमें बातचीत है। तो इस प्रकार से, चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इस बात की पैरवी कांग्रेस
और अन्य विपक्षी दल बड़ी तेजी से अन्य प्लेटफॉर्म पर करते हैं, तो इसमें गैर मुस्लिम और महिलाओं को रखने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और सरकार कोई वक्फ बोर्ड को खत्म कर नहीं रही है, उसको और मजबूत करने के लिए बिल लाई है और सदन में 8 घंटे की चर्चा भी होगी, उसमें सभी पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी बातों को रखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का इसमें कोई दोष है। ये निश्चित रूप से इसको सुधार करना चाहिए। और देश में आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश में तमाम ऐसे कानून में संशोधन किया गया है, चाहे शिक्षा नीति में हो, चाहे आईपीसी में हो, चाहे अन्य दिशा में हो, तमाम पहलुओं को तमाम क्षेत्रों में सुधार किया गया है और इसी कड़ी में वक्फ बोर्ड का भी सुदृढ़ीकरण करना है। अच्छा, देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है और सरकार जब से आई है तब से, चाहे वो हेल्थ में घोटाला हो, चाहे पीएससी का घोटाला हो, चाहे महादेव सत्ता ऐप हो, चाहे आबकारी विभाग में घोटाला हो, किसी भी प्रकार के घोटाले को सरकार जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और उसको जिस लायक जो जांच एजेंसी है उससे जांच करा रही है। सीबीआई महादेव सट्टा ऐप घोटाले का जांच कर रही है और उस जांच में भूपेश बघेल जी के ऊपर भी, जैसा मीडिया और उसमें भी आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि उनका भी नाम आ रहा है। तो निश्चित रूप से कोई कितना ही बड़ा ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, देश के कानून और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। जो भी देश की जनता की, राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई को उसको लूटने का काम करेगा या राज्य के जो नियम है उसके विपरीत अपने पद का या सत्ता का दुरुपयोग करके या पावर को दुरुपयोग करके कोई भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी ऐसे कृत्य करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित है। और ये स्वतंत्र एजेंसी है सीबीआई और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और इसको लेकर कांग्रेस के लोग भी बार बार सीबीआई जांच की मांग इस बार विधानसभा में कर रहे थे और यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत जी ने सदन में भी कहा कि सीबीआई को काम दीजिए, खाली बैठे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। इस प्रकार का उनकी भी मंशा थी। तो इसमें तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि जांच हो रही है, तो जांच में सहयोग करना चाहिए। साच को आंच कैसा, अगर दोषी कोई नहीं है तो जबरदस्ती उसको तो कोई फंसाएगा नहीं। तथ्य आएंगे, उसमें पुख्ता सबूत मिलेंगे, तभी उसमें कार्रवाई होगा। ये नक्सल प्रभावित जिले में निर्माण समिति, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली जाए, संगठन को मजबूत करने का प्रयास वो लोग करना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है कितना मजबूत हो पाएगा कांग्रेस? देखिए, ये तो सुनते सुनते अब नीरस टाइप से हो गया है कि कांग्रेस संगठन मजबूत कर रही है। पिछले 1 साल से संगठन को अपना मजबूत कर रहे हैं। जब से विधानसभा चुनाव समाप्त हुए तब से मजबूत ही कर रहे हैं और ना तो ये कोई प्रदेश अध्यक्ष बना पाए, ना तो ये कोई नीचे का संगठन बना पाए। और भारतीय जनता पार्टी अपनी बूथ स्तर तक की कमेटी बना चुकी है। हमारे प्रदेश में, जिला में, सभी में संगठनात्मक ढांचा बन चुका है। लेकिन कांग्रेस की आपस की खींचातनी, जिस प्रकार मुख्यमंत्री बनने के लिए 2.5 साल का इनका चल रहा था, वैसा ही प्रदेश अध्यक्ष में भी चल रहा है। मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ में कम से कम ये होने से रहे और ठीक है, दिल्ली दौरा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना करना चाहिए। ये सेंटर बात करने कोई फायदा होगा क्या? इसका जो मुख्य दायित्व है। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां शख्स ने अपनी पत्नी पर अवैध संबंधों का आरोप लगाते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मनोज अपने 3 बच्चों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और वहां जाकर कहा कि उसकी पत्नी का जीजा के भतीजे के उसके अवैध संबंध है, जिसके चलते वह अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए उससे तलाक की मांग कर रही है। गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में पहले भी समझौता करा दिया था, लेकिन अब पत्नी उसे दहेज में फंसाने की धमकी दे रही है और तलाक मांग रही है। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने मनोज को मामले में कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही उसकी पत्नी को बुलाकर यहां उसकी काउंसलिंग कराई जाएगी। मेरा नाम मनोज है। क्या मामला है सर? मेरा मामला है मेरी पत्नी का अंजू का। मेरी शादी 2012 में हुई है और 2012 से ही मेरी वाइफ अपने जीजा घर पे आने जाने की जिद करती रही मेरे से।
और मैं उसके जीजा घर पे कभी आने जाने के लिए मैंने हमेशा मना किया, क्योंकि उसका जीजा मुझे गलत लगा था, उसकी नज़र गलत थी उसके प्रति। तो वो मेरे से बिना बताए अपने घर जाती थी और उसके बाद सीधे अपने जीजा घर पे जाती थी। इस बात का मैंने उसके गांव में जाकर कई बार पंचायत भी किया। पंचायत में बोलती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन उसके बाद भी वो जाती रही। मामला यह है कि मेरी वाइफ मेरे तीनों बच्चों को छोड़कर जा चुकी है अपने घर, और ये बोल रही है कि मेरी तरफ से तू भी मर गया, तेरे तीनों बच्चे मर गए, और मैं अपने भांजे सोनू के साथ ही रहूंगी, और वो मेरे बचपन का प्यार है। कप्तान साहब के पास मैंने एक गुहार लाई है कि मेरा कांड और उरिया कांड की तरह कहीं मेरा कांड भी ना हो जाए, मेरी और मेरे बच्चों की जान बचाई जाए, बस मेरी पत्नी अंजू और उसके प्रेमी सोनू से। कप्तान साहब ने कहा है कि देखते हैं। प्रार्थना पत्र दिया गया है कप्तान साहब के यहाँ, क्या है पूरा? एक प्रार्थना पत्र कल मनोज पुत्र पदम सिंह जो हापुड़ देहात थाने के रहने वाले हैं उनकी तरफ से दिया गया कि उनकी पत्नी अंजू से कुछ पारिवारिक विवाद है। इनके प्रार्थना पत्र की जांच के लिए थाना हापुड़ देहात में भेजा गया है, और मामले में प्रकाश में आया है कि इनकी शादी 2012 में हुई थी। इन्होंने आरोप लगाए हैं कि इनकी पत्नी का जो है पत्नी के जीजा और उनके भतीजे से कुछ अवैध संबंध है। इनकी जो आरोप है, इन दोनों को बुलाकर हम लोग मेडिएशन और काउंसलिंग करा रहे हैं, जिससे कि कोई समस्या ना हो और इनके पारिवारिक जीवन आराम से व्यतीत किया जा सके। और मे भी हो सकता है कि इनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए इन्हें बोला जाए कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट से भी आप सलाह लीजिए, जिससे कि इनके परिवार में कोई कलह न हो। खबर कर्नाटक के हुबली से है, जहां उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह झूठ है कि बीजेपी से निष्कासित विधायक कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಧ್ಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಬಂತು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೂಡಿದು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದು 4 MLCಗಳು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ವಿವೇಚನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರು ಪಕ್ಷ ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದಂತ ವಿಚಾರ. ಖಂಡಿತ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ವೇಕೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಸಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ನವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಠಾಣೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಠಾಣೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರಗಳು ತಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ನನಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು 2 ಟೈರ್ 3 ಟೈರ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ರತ್ನ ಕಂಬಳಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಸುದ್ದಿ? ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರುಂಟು, ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಟು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಮಾತಾಡೋದು ಓಕೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 15ರಿಂದ 20 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಸರ್. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।